हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज हम लोग इस क्लास में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेट इज इंसुलेशन, इसे कवर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। देखो, रेडिएशंस के दो टाइप होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में। रेडिएशंस के दो टाइप होते हैं। पहला हो गया हमारा इंसुलेशन, दैट इज दिस इज इंसुलेशन, एंड सेकंड इज अवर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दूसरा हमारा क्या होगा? दैट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, दैट इज ऑन द अर्थ। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या पढ़ने वाले इस सेशन में। सो बच्चों, प्लीज इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज आपको बढ़िया से समझ में आ जाए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सन कंटिन्यूसली रेडिएट हीट एंड एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन। जैसा कि आपको मालूम है, सन क्या करता है, कंटिन्यूसली रेडिएट करता है हीट एंड लाइट ऑन ऑल डायरेक्शन, एंड दिस इज नॉन एज द सोलर रेडिएशन। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, व्हाट इज सोलर रेडिएशन? तो आपको बताना पड़ेगा दैट इज द सन कंटिन्यूसली रेडिएट हीट एंड लाइट कंटिन्यूसली इन ऑल डायरेक्शन, एंड दिस इज नॉन एज द सोलर रेडिएशन। The flow of energy from the sun to the earth and then into the space is a complex process। हम लोग ये देखेंगे that is जैसे कि एनर्जी हमारे, मान लेते हैं ये सन है, ये सन क्या कर रहा है, एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या अर्थ पे आया। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन हो गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली एनर्जी, यहाँ पे सन क्या एनर्जी यहाँ पे आया। अब यहाँ पे बोल रहे द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, सन से लेकर के अर्थ का जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, एंड देन अर्थ से स्पेस में जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये देखेंगे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो ये बात हो रही कि इंसुलेशन मीन सन का एनर्जी अर्थ पे आया, फिर आफ्टर दिस अर्थ से हमारा स्पेस में गया। तो ये जो वही तो होता है, दो टाइप्स ऑफ रेडिएशन। पहला हो गया हमारा इंसुलेशन। तो इंसुलेशन क्या बोलते हैं, दैट इज एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सन एंड रीचेस टू द अर्थ, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज द इंसुलेशन। एंड आफ्टर द अर्थ क्या करता है, अर्थ हीट हो जाता है, एंड आफ्टर दिस एनर्जी रिलीज फ्रॉम द अर्थ एंड दिस इज कॉल्ड एज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो यही तो दो टाइप पढ़ना ही आपको। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये जो पूरा हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, ये एक हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, नाउ इट इन्वॉल्व्स एनर्जी ट्रांसमिशन, स्टोरेज एंड ट्रांसफर। जब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसमिशन मीन्स एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, स्टोरेज कैसे होगा, एंड ट्रांसपोर्ट क्या होगा, वो भी देखेंगे। ठीक है, एनर्जी ट्रांसमिशन इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एनर्जी ट्रांसमिशन क्या, इट इज जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वेयर इज एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑकर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर। देखो, स्टोरेज क्या होगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड ट्रांसमिशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो बस यही बात याद रखना है आपको। नाउ सोलर रेडिएशन इज ओनली द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द, जैसे कि आपको मालूम है, ये जो सोलर है, सोलर रेडिएशन मीन सन, सोलर रेडिएशन मीन्स दैट इज सन। सन इज द ओनली द सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ रेडिएशन एंड दैट हैव हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ, and the earth receive its heat from the solar radiation which is a tiny fraction of the radiated energy of the sun। देखो, tiny fraction की बात हो रही है, मीन्स देखो मान लेते हैं कि आउट ऑफ 100% अगर हीट अगर जनरेट कर रहा है सन, तो उसमें मान लेते हैं 0.0000001% ही हीट हमारा क्या हो रहा है, अर्थ क्या हो रहा है, मीन्स ओनली टाइनी फ्रैक्शन ऑफ रेडिएटेड हीट इज कमिंग टू द अर्थ। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेडिएशंस? ओके, द सन्स रेडिएशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला हमारा हो गया दैट इज इंसुलेशन, दूसरा हमारा होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखो चैप्टर में भी देखते हैं क्या होता है। द सन्स रेडिएशंस इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि जो सन का रेडिएशन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सन का रेडिएशन इज गोइंग टू डिवाइड इन 3 पार्ट, 1, 2 एंड 3। ठीक है, पहला हो गया हमारा व्हाइट लाइट। पहला हमारा होता है व्हाइट लाइट, दैट वी कैन, जिसको व्हाइट लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज विजिबल लाइट। व्हाइट लाइट को क्या बोलते हैं, विजुअल लाइट। अगेन आफ्टर दिस इज अ इंफ्रारेड, और ये हमारा हो जाता है दैट इज अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, तो ये हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हमारा क्या होता है, इंसुलेशन। ठीक है, तो इट सन्स रेडिएशन इज गोइंग टू मेड अप ऑफ ओनली 3 पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज अल्ट्रावायलेट, सेकंड पार्ट इज व्हाइट लाइट, एंड द थर्ड पार्ट इज इंफ्रारेड। दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड द व्हाइट लाइट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि द सन्स रेडिएशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट, तो यू हैव टू से दैट व्हाइट लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड द अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके, नाउ द सन आल्सो emit द एटॉमिक पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सन इज गोइंग टू emit एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड द सोलर विंड। यहाँ सोलर विंड की बात हो रही है, मींस कोरोनल डिस्चार्ज की बात हो रही है। ठीक है, देखो सन जब होता है ना, सन, ये जो सन अगर सन है, तो सन क्या करता है, इसके आसपास बहुत सारा एटॉमिक पार्टिकल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोलर विंड। ठीक है, एंड यही सोलर विंड क्या होता है, फ्यूचर में जाकर के जब मैग्नेटिज्म, अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल में जाकर मिलता है, तो वहाँ पे एक पोलर लाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है,
तो ये बोला द सन ऑल्सो एमिट एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड द सोलर विंड इनटू द स्पेस एंड मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सोलर विंड और चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर गोइंग टू अफेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इनका जो कोलिजन होता है, ये जो चार्ज पार्टिकल्स है या एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये कोलाइड करते हैं किसी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है दैट इज ऑरोरा बोरियलिस। क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियलिस दैट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दैट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड दीज टू आर द पोलर लाइट्स। दीज टू आर द पोलर लाइट्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा व्हाट इज ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। नाउ The earth needed for all the movement and charge on the earth is provided to the sun। यहाँ पे बात हो रही है कि the earth, the energy जो है needed for all the movements and change on the earth is provided by the sun। जितने भी एनर्जी हमारा जो अर्थ की ओर आता है that is only provided by the sun। सन की क्या कि हम लोगों को पता है कि सन is the only primary source of heat and light that is on the earth। Now again, what is the topic? That is insulation। Means that this type of radiations we have, that is insulation। First one is insulation। What is insulation? That is the amount of solar energy। What the amount of solar energy that is received by the earth is called the insulation। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भाई, ये एग्जाम क्वेश्चन में पक्का रट लो इसको, ठीक है। What is insulation? It is the amount of solar radiation that is received by the earth that is called the insulation। Okay। Now the energy received is dissipated। यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? जो अर्थ की सन की ओर से आता है वो सम ऑफ द एनर्जी डेसिपेटेड है, मतलब खत्म हो जाता है। एंड सम ऑफ द एनर्जी स्कैटर्ड बिफोर रीचिंग ऑन द अर्थ। मींस सम ऑफ द एनर्जी क्या होता है? डेसिपेट होता है। डेसिपेट मींस अब्सॉर्ब्ड बाय सम other things and scattered means it is reflected back and only one part out of 2 million reaches the earth। यहाँ पे एक पार्ट बोला जा रहा है कि one part out of 2 million parts। अगर मान लेते हैं out of 2 million है, उसमें से 1 पार्ट ही आ रहा है हमारा अर्थ की ओर, ठीक है। तो ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नाउ The sun's energy reaches the earth as a sort of wave। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा जो सन के एनर्जी अर्थ की ओर होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ होता है, ठीक है। याद रखना ये, ठीक है। तो सन की ओर से जो एनर्जी रिलीज होता है अर्थ की ओर आता है उसका शॉर्ट वेवलेंथ क्या होता है? दैट इज शॉर्ट वेवलेंथ होता है। एंड आउट ऑफ 100% सोलर एनर्जी ओनली 51% रीचेस द अर्थ। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लेते इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमारा 100% है, उसमें 51% इज ओनली रीचिंग द अर्थ सरफेस, ठीक है। एंड 14% इज ऑब्जर्व्ड बाय द एटमॉस्फेरिक लेयर। यहाँ जो 14% हमारा क्या होगा? ऑब्जर्व्ड बाय द एटमॉस्फेयर। तो 51 प्लस 14 कितना हो जाएगा हमारा? डेट 65 हो जाएगा ना। और ये 35% जो हमारा 35% डायरेक्टली रिफ्लेक्ट, जैसे आया वैसे रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है। तो 51% हमारा अर्थ की ओर है और 14% हमारा एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। नाउ इसमें से क्या होता है कि 34% इज ऑब्जर्व्ड इन द एटमॉस्फेयर दैट इज फ्रॉम द सरफेस। 30 और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होता है, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्ट बैक कितना होगा? दैट इज अबाउट 34% हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट बैक करेगा। दैट इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल। इसको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलेंगे। पढ़ लेते हैं। Now 14% is absorbed by the atmospheric layer that is including the ozone during the insolation। तो यहाँ पे एक बात हो रही है, जितना भी यहाँ पे ओजोन लेयर जो ऑलरेडी पता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, वो क्या करता है? हीट को ऑब्जर्व कर लेता है ताकि हमारा एक्स्ट्रा हीट एटमॉस्फेयर या अर्थ में नहीं पहुंचा, ठीक है। तो दैट इज इंक्लूडिंग 14% इज ऑब्जर्व्ड बाय द एटमॉस्फेरिक लेयर इंक्लूडिंग द ओजोन लेयर। तो 51% हमारा आया, उसमें से 14% हमारा ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। एंड इसमें से 34% हमने रिफ्लेक्ट बैक हुआ, दैट इज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और 14% और 34% हमारा दैट इज 48% हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो गया, ठीक है। नाउ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दैट इज सोलर रेडिएशन। दैट व्हाट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में पढ़ेंगे। व्हाट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? सोलर रेडिएशन दैट इज स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसा कि आपको मालूम है सोलर रेडिएशन दैट इज दिस सोलर रेडिएशन इज गोइंग टू स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ रेडिएट दिस हीट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये जो हमारा अर्थ क्या करता है? रेडिएट बैक करता है दिस सोलर रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। तो याद रखना पड़ेगा दैट इज सन्स एनर्जी जो है अर्थ की ओर पहुंचता है दैट इज इन द शॉर्ट वेवलेंथ, बट वेयर एज इन द सेम केस दैट इज द अर्थ क्या करता है? रेडिएट करता है। जो हीट आ रहा है सन के ओर से अर्थ के ऊपर, तो जस्ट रिफ्लेक्ट बैक करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। द एनर्जी और द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो यहाँ पे बात होती है दैट इज द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, नाउ यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं क्या क्या बात हो रही है। देखो 51% हमारा क्या हुआ? डायरेक्टली अर्थ की ओर पहुंचा, ठीक है।
14% हमारा क्या हुआ, डेट इज एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लिया, 30% 35% हमारा अगेन रिफ्लेक्ट बैक हुआ। तो चलो ये तो कैंसिल हो गया, अब बचा हमारा डेट इज 65। इसमें से देखो यहाँ पे क्या होगा ना, 17% हमारा डायरेक्टली जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा रिफ्लेक्ट बैक डायरेक्टली टू द एटमॉस्फेयर हो जाएगा, मींस एस्केप टू द एटमॉस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी का जो बचेगा हमारा डेट इज 51 में से 17 घटा तो कितना बचा, डेट इज 34%। तो 34% हमारा क्या जाएगा, एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लेगा। तो एटमॉस्फेयर में टोटल ऑब्जर्वेशन कितना एनर्जी का हुआ, डेट इज 14% यहाँ पे हुआ इनकमिंग में, और ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमारा कितना हुआ, डेट इज 34%। तो यहाँ देख सकते हैं ड्यू टू इंसुलेशन ओनली 14% हीट हमारा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, बट ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमारा क्या होता है 34%, मीन्स ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमारा अर्थ क्या होता है, ज्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू इनकमिंग सोल्यूशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो बच्चों मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे बातें हो रही है कि हमारा अगर टोटल 100% है, उसमें 51% हमारा अर्थ पे आया, 51% अर्थ पे आया, उसमें से 17% डायरेक्टली हमारा रिफ्लेक्ट बैक हो गया, 17% हमारा रिफ्लेक्ट बैक। अब बाकी का जो 34% हुआ वो क्या हुआ, अर्थ हमारा जो एटमॉस्फेयर वो ऑब्जर्व कर लिया। अब वही ऐसा 14% हमारा क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही जो 14% हमारा ऑब्जर्व कर लेते हैं एटमॉस्फेयर। तो टोटल जो अगर हीट है देखते हैं एटमॉस्फेयर ने कितना ऑब्जर्व किया, डेट इज 48% टोटल ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ड्यू टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन हमारा जो एटमॉस्फेयर हीट होता है डेट इज अबाउट 40%, और वहीं अगर मान लेते हैं ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इट इज हीटेड अबाउट 34%। तो यहाँ पे याद बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि हमेशा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ओके, नाउ देयर एग्जिस्ट अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, हम लोग यहाँ पे देखेंगे देयर एग्जिस्ट अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द अर्थ बिटवीन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट इज फ्रॉम द सन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पे एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, ठीक है, एंड दैट इज बिटवीन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। नाउ दिस इज नोन एज द हीट बैलेंस। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज हीट बैलेंस। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा दैट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज ऑन द अर्थ बिटवीन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट इज फ्रॉम द सन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, एंड दिस इज नोन एज द हीट बैलेंस। When both incoming radiation and outgoing radiation are balanced, and this is called the heat budget। देखो जब यहाँ पे बात हीट बजट क्या होता है, जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन अगर बैलेंस होते हैं तो हम लोग बोलते हैं हीट बजट, ठीक है। नाउ द हीट बजट इज अ वर्ल्ड वाइड एवरेज। ये क्या होता है, हीट जो बैलेंस होता है, ये बात करते हैं वर्ल्ड वाइड एवरेज होता है, दैट इज बैलेंस एज अ लो एल्टीट्यूड एरिया रिसीव्स मोर रेडिएशन देन दे लॉस व्हाइल द अपोजिट ऑकर्स द पोल्स। में यहाँ पे बात हो रही है कि जिससे हमारा ये इक्वेटर है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो रेडिएशन होगा अमेरिकन सोलर एनर्जी सोलर इंसुलेशन होगा ज़्यादा कहाँ पे होगा, डेट इज इक्वेटर पे आएगा। और जैसे जैसे हम लोग हायर लैटिट्यूड पे जाते जाएंगे इंसुलेशन हमारा कम होते जाएगा, ठीक है, इंसुलेशन हमारा कम हो जा रहा है। तो ये बात हो रही है कि लो लैटिट्यूड मींस इक्वेटर पे हमारा क्या होता है, मैक्सिमम रेडिएशन से रिसीव होता है एज कम्पेयर टू पोल, ठीक है। नो अब क्वेश्चन हो रहा है कि हाउ इज द बैलेंस अचीव्ड। ये जो हीट बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझे वो कैसे बैलेंस अचीव होता है, ठीक है, वो देखते हैं। द बैलेंस ऑफ द हीट बजट इज इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ फॉर द सर्वाइवल ऑफ द अर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, जो हीट बजट पढ़े हैं हम लोग, जो बैलेंसिंग ऑफ द हीट बजट ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द सर्वाइवल ऑन द अर्थ। सिंस द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस द सन्स रे डू नॉट वार्म ऑल द पार्ट्स ऑफ द इक्वल। जैसा कि आपको मालूम है अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे थ्रू आउट द ग्लोब हम लोग इंसुलेशन सन का रे जो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द हर पॉइंट पे इक्वली मिल रहा है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एज वेल एज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ द अर्थ डज नॉट रिसीव सेम अमाउंट ऑफ हीट दैट इज इन ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये बात हो रही है कि सन का जो रे है डज नॉट वार्म, सन का रे जो है वो हर पार्ट को इक्वली वार्म नहीं करता है, क्योंकि ये ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ इसकी वजह से। एंड दिस सेट्स ऑफ सेवरल प्रोसेस इनटू द दिस सेट्स ऑफ मींस यहाँ से प्रारंभ होता है बहुत सारा प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मोशंस एंड हैज इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑन द अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट अर्थ हीट डिस्ट्रीब्यूशन। यही वजह है कि यहाँ से बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ सरफेस वार्म्स द लेयर ऑफ द एयर अबव द इट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन। तो देखो कंडक्शन का डेफिनेशन पूछा जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हीट है जो रेडिएट करता है बाय द अर्थ है, देखो दैट इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जस्ट इसके कांटेक्ट में जो एयर होंगे वो गर्म हो जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडक्शन। ओके, आर यू गेटिंग? यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखो
Now, the circulation of air and water in oceans causes transfer of heat from one medium to another or from one level to another, and this transfer of heat is called by the circulatory motion is called the convection. अब देखो कन्वेक्शन की बात हो रही है. कन्वेक्शन मीन्स क्या होगा, एक सर्कुलेटरी मूवमेंट होना. सर्कुलेटरी मूवमेंट कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं इवोपरेशन वाला मेथड में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डेट इज बाय थ्रू द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटरी मोशन. यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और दैट इज यू कैन से दैट इज द एयर एंड वाटर इन द ओशियंस. ठीक है, तो एयर हमारा जब गर्म होता है, जो गर्म हवा हमारा क्या तो वाटर को हीट करता है. ठीक है, और वाटर से हवा को गर्म करने के बाद ये ऊपर ट्रांसफर होता है. मीन्स यहाँ पे जब हवा गर्म हो जाती है, वाटर से वाटर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ऊपर चला जाता है. फिर अगेन क्या करता है, ठंडा हवा गर्म होने लगता है. तो ये जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन. ठीक है, and this transfer of heat by the circulatory motion is called the convection. Now next one is about convection. That is convection current is the atmosphere. देखो ये convection current हमारा कैसे होता है, देखो कन्वेक्शन करंट इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज सी ब्रीज. तो ये कन्वेक्शन करंट की बात हो रही है, दैट इज हम लोग सी ब्रीज में जनरली देखते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स वार्मर एंड राइजेस अप. देखो दिन के समय में क्या होता है, लैंड हमारा जल्दी गर्म हो जाता है. जो जल्दी गर्म हो जाएगा तो द एयर ओवर द लैंड क्या होगा, राइज करने लगेगा. लैंड के ऊपर जितने हवाएं होंगी वो गर्म होने लगेंगी, तो राइज करने लगेगी. और द कूल एयर हो गया ओवर द ओशंस मूव टू. अब ठंडा जो पानी क्या होता है, ज़्यादा समय लेता है एज कम्पेयर टू लैंड गर्म होने में. तो इस समय तक हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज ठीक है. नाउ तो बातें कर रहे थे हम सी ब्रीज के बारे में. तो यहाँ पे की बातें हो रही थी कि दिन के समय में क्या होगा कि हमारा जो लैंड है वो गर्म हो जाएगा, तो वो एरिया हमारा क्या जो वार्म हो जाएगा एयर वहाँ का, तो एयर हवा ऊपर उठते जाएगा, तो उस एरिया को डेवलप करेगा लो प्रेशर. एज कम्पेयर टू ओशन बात करें तो ओशन क्या पानी क्या ठंडा है, तो वहाँ पे क्या हाई प्रेशर डेवलप होगा. तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ क्या होगा, मूवमेंट ऑफ विंड होगा, दैट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द सी ब्रीज. एंड एट नाइट द अपोजिट ऑफ दिस हैपन. एट नाइट क्या होता है, जस्ट अपोजिट हैपन होता है कि पानी तो जितना समय लगता है गर्म होने में उतना समय लगता है ठंडा होने में. तो एट नाइट क्या होता है, ये हमारा जो ओशन है वो बिहेव करेगा एज अ लो प्रेशर और लैंड बिहेव करेगा एज ए हाई प्रेशर. और यहाँ पे जो विंड का मूवमेंट होगा दैट इज फ्रॉम लैंड टू सी, एंड दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज. ठीक है, and this is because the land surface gets cooled more quickly than the ocean surface and the land breeze are occurred. तो यहाँ पे आपको समझ आएगा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज क्या होता है, कन्वेक्शन करंट का एक बेस्ट एग्जांपल है. नाउ द एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व 34 यूनिट्स ऑफ द अर्थ रेडिएशन. जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर वो ऑब्जर्व कितना करता है, दैट इज 34%. ठीक है, 34%, दैट इज ड्यू टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बट इट ऑब्जर्व्स ओनली 14 यूनिट ऑफ द सन्स इनकमिंग रेडिएशन. यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमारा जो एटमॉस्फेयर 34% कर रहा है, एंड ड्यू टू इनकमिंग रेडिएशन ओनली 14 यूनिट ऑब्जर्व कर रहा है. एंड दस द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन गिवन आउट बाय द अर्थ देन बाय द इनकमिंग इंसुलेशन फ्रॉम द सन, एंड द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट. यहाँ पे बातें वही हो रही है, यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है बिटवीन द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड द इनकमिंग सोलर रेडिएशन. तो कंपैरिजन यही होता है कि ड्यू टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन हीट जो होता है ओनली 14 यूनिट ऑफ द सन्स रेडिएशन जो मिल रहा है वो अर्थ को या एटमॉस्फेयर को हीट कर रहा है एज कंपेयर टू 34 यूनिट ऑफ द दैट इज एनर्जी रिलीज फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ठीक है, और जैसा कि आपको मालूम है हमारा एटमॉस्फेयर क्या कहता है, बिहेव करता है एज अ ब्लैंकेट. नाउ अगर एट नाइट की बात करें तो एट नाइट में यहाँ पे क्या होता है, एट नाइट द एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक अ ग्रीन हाउस एंड कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म. तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया. रात में क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या करता है, बिहेव करता है एज अ ग्रीन हाउस अ ग्लास एंड कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म एंड बाय प्रिवेंटिंग द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द एस्केपिंग. कैसा, सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे जितना भी हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको प्रिवेंट करता है कि भाई आप स्पेस में से मत जाइए, आपको एटमॉस्फेयर में ही रहना है. एटमॉस्फेयर में ही रहने देता है, वो स्केप होने नहीं देता स्पेस में. मीन्स क्यों, क्या कि एटमॉस्फेयर हमारा ब्लैंकेट जैसा बिहेव करा है, एटमॉस्फेयर हमारा ब्लैंकेट जैसा बिहेव करा. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब आएगा तो यहाँ पे उसको ब्लॉक करके रखेगा और वो उसको प्रिवेंट करेगा, दैट इज डोंट गो इनटू द स्पेस. और इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एटमॉस्फेयर हमारा क्या हो जाएगा, गर्म रहेगा. ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम अगर देखें द एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब्स 14% ऑफ द इंसुलेशन एंड दस रेगुलेट द टेम्परेचर. अगर दिन के समय में देखें तो हम लोगों को पता है कि दिन के समय में जो इंसुलेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन 14 यूनिट ऑफ द एटमॉस्फेयर 4% जो होगा इंसुलेशन को वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर उससे गर्म रहता है. तो दस इससे क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज गोइंग टू रेगुलेट.
एंड दस एटमोस्फेयर प्रिवेंट एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। इसके वजह से देखो यहाँ पे एटमोस्फेयर होने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है वो बैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। द अर्थ वुड बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट, एंड इफ द एटमोस्फेयर वुड, मान लेते हैं कि एटमोस्फेयर हमारा प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है, जब एटमोस्फेयर ब्लैंकेट जैसे बिहेव ना हो तो यहाँ पे बात होगी दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। एंड दिस इज वाई एटमोस्फेयर इज वेरी एक्टिंग एज अ ब्लैंकेट एंड इट कीप्स इट मेंटेन्स द अर्थ एंड रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को। पहला होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो टेम्परेचर का है ओवर द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म। जैसे कि हम लोग देखते हैं अगर टेम्परेट जोन की बात करें तो टेम्परेट जोन हमारा ट्रॉपिको कैंसर से आर्टिक सर्किल और ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्किल इसके बीच में आता है, ठीक है। और फ्लूइड जोन हमारा क्या पूरा जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है वो पोलर जोन में होता है, जिसको बोलते हैं रेड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रीजन। और जो इक्वेटर रीजन ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं जिसको बोलते हैं टॉरिड जोन भी, ठीक है। दैट इज द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिको कैंसर एंड द ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न, ये हमारा क्या कहलाता है, दैट इज व्हाट ट्रॉपिकल जोन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस डायग्राम में ही देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूशन जो टेम्परेचर का है अर्थ के ऊपर यूनिफॉर्म है ही नहीं, ठीक है। नाउ the temperature of the earth of a place depends upon the number of factors, that is chiefly by the winds and the ocean current, latitude, distance from the sea and altitude and the slope of land। देखो कौन कौन से फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें। पहला हम लोग पढ़ेंगे that is winds and ocean current। पहला देखो ये फैक्टर्स winds and ocean current हम लोग हैं वो। दूसरा लैटिट्यूड, तीसरा होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड एंड द स्लोप फ्रॉम द लैंड। तो ये जो फैक्टर्स है यही फैक्टर्स अफेक्ट करता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू डील विद दिस टॉपिक, दैट इज अबाउट पहला हमारा आता है दैट इज लैटिट्यूड, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड, टेम्परेचर इज गोइंग टू डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड ऑफ प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड ऑफ प्लेस। टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लैटिट्यूड, जैसे कि हम लोग देखते हैं एंड आइदर साइड्स ऑफ द इक्वेटर ड्यू टू स्फेरिकल स्फीयर शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स एनुअल रिवोल्यूशन अराउंड द सन। यहाँ पे बातें हो रही है टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, जैसे कि हम लोग हायर एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे, हायर लैटिट्यूड पे जाते जाएंगे, हमारा टेम्परेचर क्या डिक्रीज होते जाएगा। फ्रॉम द इक्वेटर मैक्सिमम होगा एंड टू द पोल्स ये इट इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है। व्हाई इट इज हैपन, इट इज ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ एज वेल एज ड्यू टू एनुअल रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें याद रखना है कि ड्यू टू स्फेरिकल शेप मींस अर्थ हमारा स्फीयर शेप में है और ड्यू टू रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ठीक है। तो यही दो फैक्टर हैं, इसकी वजह से क्या होता है टेम्परेचर क्या होता है हमारा डिक्रीज होता है एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट अबाउट सन्स रे स्ट्राइक एट द अर्थ एट अ वेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे कि आपको मालूम है सन्स का जो रे है इक्वेटर की बात करें तो इट वर्टिकली अहेड होगा, जब अगर पोल्स की बात करें तो ये हमारा स्लैंटिंग रे होगा। तो ये दो फैक्टर डिपेंड करता है दैट इज अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। जब वर्टिकल हेड होगा ना तो मैक्सिमम हमारा एक छोटा सा एरिया पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल रे ऑफ सन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो ये पूरा एरिया को क्या कर रहा है पूरा हीट कर मींस कवर्स ओनली स्मॉल एरिया बट हीट इज मोर। वेरेज अगर हम देखें यहाँ पे स्लैंट रे ऑफ लाइट तो यहाँ पे क्या कवर लार्ज एरिया को कवर कर रहा है, तो यहाँ पे हीट क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है कवरिंग लार्ज एरिया सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हीट क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा एंड कवर लार्ज एरिया। तो यही दो फैक्टर्स हैं दैट इज देखो स्लैंट रे की वजह से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो गया और वर्टिकल रे की वजह से हमारा हीट चेंज हो गया मींस ज़्यादा हो गया। तो ये फैक्टर्स हैं दैट इज अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो यही बात करेंगे दैट इज सन्स रे स्ट्राइक द अर्थ एट अ वेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑनिंग टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स इंक्लिनेशन ऑन इट्स एक्सिस। तो इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस जैसे हमको पता है दैट इज ये क्या होता है कि 20.5 डिग्री हमारा क्या होता है इंक्लाइंड होता है। तो ये भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पे। नाउ ऑब्लिक द स्लैंट रे डज नॉट ओनली ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस बट आल्सो हीट अ लार्ज एरिया। तो जो हम लोग देख सकते हैं ये जो ऑब्लिक स्लैंट रे है ये क्या करता है नॉट ओनली ट्रेवल अ लार्ज, ऐसा नहीं कि ये खाली ओनली लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करता है बट आल्सो इट इज गोइंग टू हीट अ लार्ज एरिया। और जब लार्जर एरिया को कवर करेंगे तो यहाँ पे हीट हमारा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। एंड दस दे हैव अ लेस हीटिंग पावर। अगर मिड डे सन का बात करें इट इज वर्टिकल अबव द सन माने तो यहाँ पे क्या होगी
द अबाउट टू फैक्टर्स, ये तो दो फैक्टर्स है। हमारा क्या होता है कि दैट हायर द लैटिट्यूड द कूलर द प्लेस, जैसे जैसे हम लोग हायर द लैटिट्यूड ऊपर ऊपर जाते जाएंगे पोलर की ओर, हमारा टेम्परेचर क्या डिक्रीज होते जाएगा। एंड ऑन दिस बेसिस द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 5 टेम्परेट जोन। फर्स्ट वन इज टॉरिड जोन, जैसे हम लोग देखते हैं अर्थ इज गोइंग टू डिवाइड इनटू 5 जोन। टॉरिड जोन, ये हमारा टॉरिड जोन हो गया। टेम्परेट जोन हो गया, दैट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फ्रिज जोन, दैट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड टेम्परेट जोन इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रिज जोन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 5 जोन। So based on this, that is, Earth is going to divide into 5 temperate zones. First one is the torrid zone between the tropic Cancer and the tropic Capricorn, north temperate zone and the south temperate zone and the two frit zone. तो टोटल मिला के हमारा कितना हो जाता है, that is 5 zone। और इसको बोलते हैं heat zone, ठीक है। Now the sun's ray which fall over the torrid zone travel shorter distance and heat up a smaller surface area leading to high temperature। जैसे कि आपको पता है कि इक्वेटर पे हमारा मैक्सिमम हीट जो सन क्या करेगा, हीट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली शॉर्टर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, हमारा जो एरिया हो जाए बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, मीन्स हैविंग अ हाई टेम्परेचर। एंड बियॉन्ड द टॉरिड जोन, दैट इज यहाँ पे द सन्स का रे क्या हो जाएगा, स्लैंट रे होगा। जब स्लैंट रे होगा, दैट इज कवरिंग अ लार्ज एरिया, और यहाँ पे हीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Much of the heat is absorbed by the clouds and the water vapors are reflected back by the dust particles, and the sun's ray fall in the slanting position and the heat of a large area, and beyond the torrid that is zone temperature goes on falling। जैसे जैसे हम लोग टॉरिड जोन के बाद इधर टेम्परेट जोन और फिर जोन में जाएंगे, हमारा जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, द इंसुलेशन हो जाएगा वो हमारा डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। और कवरिंग अ लार्ज एरिया, तो उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाएगा। एंड देयर आर हाउएवर अदर फैक्टर्स एज वेल एज इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। और इसके बाद भी और भी कोई फैक्टर्स है जो कि क्या करता है, अफेक्ट करता है क्लाइमेटिक को, मीन्स टेम्परेचर को। नाउ विल टॉक अबाउट द एल्टीट्यूड। द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द मीन सी लेवल इज नोन एज एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, दैट इज हाइट अबव द सी लेवल, दैट इज अबव द, हम लोग क्या करते हैं एक सी लेवल में उससे ऊपर जब जाएंगे, दैट इज हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द मीन सी लेवल एंड दिस इज नोन एज एल्टीट्यूड। तो एक यहाँ पे एक रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, दैट इज एल्टीट्यूड हैज अ इनवर्स रिलेशन विद टेम्परेचर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करते जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द एल्टीट्यूड आर इंटररिलेटेड, यहाँ पे दोनों बीच में रिलेशन है। एंड द हायर द लैटिट्यूड, देखो हम लोग यही बात बताया, द हायर द एल्टीट्यूड द लोअर द टेम्परेचर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहले देखो, द एयर इज कूलर एट द हाई लैटिट्यूड एंड देन ऑन द अर्थ सर्फेस। देखो एयर जो होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। And the main reason for decrease of temperature with height is that the atmosphere is heated from below and more by the terrestrial radiation than by the incoming। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर समझना है तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे इंसुलेशन की वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है वो कम हो रहा है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नीचे का जो हवा होगा वो हमारा गर्म होगा एज कम्पेयर टू ऊपर वाला हवा। मीन्स यहाँ पे बात हो रही है एयर इज कूलर एट द हाई एल्टीट्यूड, मीन्स ऊपर में हमारा क्या होता है, एयर कूल हो जाता है। वाई, ड्यू टू यहाँ पे बात हो रही है ड्यू टू इंसुलेशन। किसका इंसुलेशन, दैट इज और सन का इंसुलेशन जो हीट कर रहा है दैट इज ओनली 14%, एंड ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमारा ज्यादा हीट हो रहा है ना। नाउ सेकंड पॉइंट, एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डेंसर एंड कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक और बात याद रखना पड़ेगा कि एयर जो है जो हमारा सरफेस के नीचे है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंस होता है, क्या कि यहाँ पे कंटेन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस, एंड हेंस इट्स हीट अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज मोर देन कंपेयर टू द मोर इन द लोअर लेयर देन इन द अपर लेयर वेयर द डेंसिटी इज लेस। हम लोग को पता है कि ऊपर जैसे हम लोग जाएंगे तो वहाँ का यहाँ पे जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे डेंसिटी हमारा कम है, तो डेंसिटी कम है तो हीट का अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ द रेट ऑफ द डिक्रीज, अब एक कॉन्सेप्ट आया था यहाँ पे, व्हाट इज नॉर्मल लैप्स रेट। तो आपको बताना पड़ेगा द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द हाइट एंड टेम्परेचर। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट इज नॉन एज इट इज अबाउट 6 डिग्री पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाते हो तो वहाँ पे 6 डिग्री का हमारा डिक्रीज होता है above the sea level and is known as normal lapse rate। अगर इसको और इसको स्मॉल करते हैं तो यहाँ पे बात होती है कि अगर 8 डिग्री सेल्सियस अगर फॉल होगा तो हम लोग को कितना क्लाइम करना पड़ेगा, डेट इज 166 मीटर क्लाइम करना पड़ेगा ऊपर। Now it is usually more in the summer than in the winter, and this explains why it is cooler at the top of the mountain than at the bottom, and why the hill resorts in the summer in tropical countries have a pleasant climate than the plain। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ड्यू टू दिस नॉर्मल लैप्स रेट हम लोग देख सकते हैं माउंटेन यहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन जो टूरिस्ट हिल्स रिसोर्ट होते हैं जो समर प्लेस में बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है एज कम्पेयर टू द प्लेन एरियाज। नाउ ये बेस्ट एग्जांपल था हमारा, ठीक है। ये टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। नाउ
डिस्टेंस फ्रॉम द सी, आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज। बस यहाँ पे बात हो रही है, देखो जब सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर एक्सचेंज होता है, क्या एक्सचेंज हो रहा है विंड का। तो इससे क्या होता है वहाँ आसपास का एनवायरनमेंट हमारा रेगुलेट होता है, ठीक है, ना ज़्यादा ठंडा रहेगा ना ज़्यादा गर्म रहेगा। इट इज़ रेगुलेटेड बाय दिस ब्रीज ओनली, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही बातें होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे विंड का मूवमेंट हो गया। जैसे यहाँ पे अगर लैंड है तो लैंड हमारा जब गर्म हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज व्हाट, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर वाई क्या कि डेंसिटी ऑफ एयर यहाँ पे कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू कूल एयर की बात करें, यहाँ पे दिन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा ठंडा होगा एज कम्पेयर टू लैंड। तो यहाँ पे हाई प्रेशर जैसा बिहेव करेगा तो विंड हमेशा मूव करेगा फ्रॉम हाई टू लो, दैट इज फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दैट इज स्लोप ऑफ द लैंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये स्लोप ऑफ द लैंड, ठीक है। द स्लोप ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। तो यहाँ पे भी बात हो रही है कि यहाँ पे जो अगर हीट होगा वो ज्यादा पहुंचेगा एज कम्पेयर टू दिस एरिया। For example, an area with a steep slopes experience more rapid change in temperature than a gentle one. तो gentle one means एक slope plane के बारे में बात करें as compared to steep slope पर बात करें तो यहाँ पे there is a great variations and it is why mountain range with east-west alignment like Alps have a higher temperature on the south-facing sunny slopes than the north-facing Sultan. Why? Best example ये इसको मान लेते हैं Alps है, ठीक है। ऑल्स माउंटेन में ये हमारा साउथ एंड सदर्न पार्ट हो गया, नॉर्दर्न पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जब इंक्लिनेशन होगा तो यहाँ पे देखेंगे ज़्यादा हीट होगा एज कम्पेयर टू दिस एरिया। हमारा इसको ली वार्ड एंड विंड वार्ड ऐसा समझ सकते हो। तो इस एरिया में हमारा हीट होगा, इस एरिया तो हीट पहुँच नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा ठंडा होगा एज कम्पेयर टू दिस एरिया, यहाँ पे गर्म होगा, ठीक है। तो यही बात हो रही है। ना टेम्परेचर में बी लोवर्ड इन द वैली, इस एरिया में हमारा टेम्परेचर कम हो सकता है एज कम्पेयर टू दिस एरिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड इट हैपेंस ऑन द काम cold winter night when the sky is clear and the air is very dry. Due to these conditions, the heat from the Earth's surface escapes rapidly back into the space, making the upper slope warmer. Cold in further increased by the sinking of the cold air from the mountain slides, and in this way there is a reversal in the vertical distribution of temperature, and in this case temperature decreases down in the valley and this is not an inversion of temperature. देखो यहाँ पे बातें हो रही है ना कि यहाँ पे क्या होगा, नीचे हमारा ठंडा होगा और ऊपर हमारा गर्म होगा। तो यहाँ पे देखो नीचे, जबकि हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे कि ड्यू टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमारा नीचे का जमीन गर्म होता है एज कम्पेयर टू ऊपर वाला ठंडा होता है, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पे उल्टा क्या हो रहा है, नीचे हमारा ठंडा रहेगा और ऊपर हमारा गर्म होगा। तो दिस इज कॉल्ड द इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, ओके। Now, we'll talk about the wind and ocean current. तो wind and ocean current, the land masses get heated and cooled fast. जैसे कि आपको मालूम है हमारा जो लैंड है, जो लैंड होता है, सॉइल होता है, वो क्या होता है, हीट जल्दी होता है और कूल भी जल्दी होता है, ठीक है। एंड द वाटर मास के बारे में बात करें, जैसे सी हो गया, ओशन हो गया, वो काफ़ी देर तक क्या करे, हीट को रिटेन करता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एंड इक्वेटोरियल वाटर रिमेन्स हॉट एंड गिव राइज टू वार्म करंट। तो अब यहाँ पे बात हो रही है इक्वेटोरियल वाटर के बारे में। तो इक्वेटोरियल जोन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हीट क्या हो रहा है कि ऑब्जर्व कर रहा है और वाटर, और इसके वजह से वार्म करंट डेवलप होगा। नाउ वाइल द पोलर वाटर के बारे में बात करें तो कोल्ड एरिया है तो वहाँ कोल्ड होगा। द विंड फ्रॉम द ओशियंस एंड द ओशन करंट ट्रांसपोर्ट हीट और द कोल्ड, यहाँ पे बात हो कि ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, डेट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ना। तो विंड का मूवमेंट होगा डेट इज फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर, और एट द सेम टाइम हम लोग वार्म करंट क्या होगा, ये मूव करेगा फ्रॉम द वार्म करंट दैट इज मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर लैटिट्यूड एंड दे ट्रांसफर वाटर टू द कूलर रीजन। तो इसके वजह से क्या होता है, वार्म वाटर ट्रांसपोर्ट होगा टू द कूलर रीजन एंड द करंट फ्लो फ्रॉम द हायर पोलर लैटिट्यूड टू द लोअर लैटिट्यूड इज इन इक्वेटोरियल रीजन कैरी कूल वाटर टू द वार्म रीजन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कोल्ड वाटर to the warm water and from the warm water to the cold area, means यहाँ पे ट्रांसफर वाटर हो रहा है। In this way water current along the coast makes the coastal area warmer and cold current makes them colder area, means यहाँ पे इससे क्या होगा, जो वार्म करंट अगर फ्लो करेगा तो हमारा कोस्टल एरिया क्या होगा, वहाँ पे वो कोस्टल एरिया हमारा क्या होगा, हमेशा थ्रू आउट द एयर ये एज अ नेविगेबल और एज अ पोर्ट कहलाएगा, ठीक है। जबकि कोल्ड एरिया पास करेगा तो वो उस एरिया हमारा हमेशा कोल्ड ही रहेगा, ठीक है। नाउ We have already learned that warm North Pole, ये जो अटलांटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात हो रही है, द विंटर टेम्परेचर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट यूरोप के बारे में बात हो रही है। नॉर्थ वेस्ट यूरोप हमारा ऊपर वाला स्कैंडिनेवियन कंट्री वाला, especially those of the Britain and the Islands Norway, due to the influence of the warm North Atlantic drift, the port of the Bergen that is in the Norway remains open during the winter। देखो due to this warm water current, ये जो पोर्ट है बर्गेन है जो कि नॉर्वे में है, वो हमेशा ओपन है ड्यूरिंग विंटर ऑल्सो, बट
The port on the northeast that is like Canada, that is located in the same latitude, remains frozen for the several months because of the influence of cold Labrador current. देखो यहाँ पे बात हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पे कोल्ड वाटर करंट एंड हॉट वाटर करंट ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे वार्म वाटर करंट अगर फ्लो कर रहा है तो हमारे जो पोर्ट ऑफ बर्गन है जो कि नॉर्वे में है वो ओपन होता थ्रू इन विंटर ऑल्सो, बट इन द सेम लैटिट्यूड द वन पोर्ट इज लोकेटेड एट द कोस्ट ऑफ कनाडा, बट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड लेबरडोर करंट वहाँ पे क्या होता है, इट रिमेन्स फ्रोजन फॉर सेवरल मंथ्स, मीन्स काफ़ी महीने तक वहाँ पे फ्रोजन होता है एंड डेट इज नॉट यूज एज अ पोर्ट। ओके, तो यहाँ पे ये कारण है डेट डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर का। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बच्चों मुझे आशा है कि आप सेशन को लाइक कर रहे होंगे, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। तो थैंक यू।